क्या एक ड्रग एडिक्टेड माँ अपने बच्चों को संभालने के लायक है? ड्रग एडिक्शन से जूझ रही माँ में भी क्या इतनी ही ममता होती है कि वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक चली जाए, उसे बचाने के लिए वो अपनी जान को भी दांव पर लगा दे? तो आज की कहानी में हम यही देखेंगे। नेस्का एक टीनेज ड्रग एडिक्ट लड़की है और अपनी टीनेज की उम्र में ही वो बुरे लोगों की संगत में आकर रास्ता भटक गई थी और उसे ड्रग की लत भी लग गई थी। इतना ही काफ़ी नहीं था कि वो गलती से प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इस टीनेज की उम्र में उस बच्चे का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। किसी की भी मदद के बिना वो खुद ही अपने बच्चे की डिलीवरी भी करती है। डिलीवरी के दर्द से भी वो अकेले ही जूझ रही थी। अपने बच्चे को लेकर उसे कैसा महसूस करना चाहिए उसे ये तक पता नहीं था, लेकिन वो फिर भी बेबी की देखभाल कर रही थी। पर वो खुद के ड्रग की आदत को भी नहीं छुड़ा पाई थी। वो अपने छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर कभी कभी नशे का सामान भी लेने जाती थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने जीवन के साथ में क्या कर रही है। अपने घर का भाड़ा भी उसने कई महीनों से नहीं भरा था और उसका घर भी काफ़ी गंदा था। नॉर्मल माँ अपने बच्चे के लिए घर का एक एक कोना साफ सुथरा रखती है, लेकिन नेस्का उनमें से नहीं थी। नेस्का पहले एक बेले डांसर थी, लेकिन ड्रग की लत से उसे सब कुछ छीन गया। नशे की लत तो यहाँ तक आ गई थी कि उसने अपनी चीज़ों को बेचकर ड्रग खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता था, कहीं कहीं पर तो उसे मारा पीटा भी जाता था। नेस्का अपने पेरेंट को भी याद करती है कि अगर वो अपने पेरेंट के साथ होती तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती। अब एक दिन घर की मालकिन नेस्का को बहुत बुरी हालत में देखती है और बेबी की हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। वो नेस्का के हाथ में एक फ़ोन नंबर लिखकर चली जाती है। नेस्का भी इस बेबी से थक चुकी थी और उसकी ये उम्र थी ही नहीं कि वो इस बच्चे को संभाल ले। बेबी के हर समय रोने की आवाज़ उसे बहुत ज़्यादा तंग करती थी। नेस्का फिर उस नंबर पर कॉल लगाती है और वो इमाकुमा नाम की एक औरत का नंबर था। दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं और इमाकुमा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करती थी। जिनको अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं होती थी वो उनसे बच्चा खरीद कर उसे डबल दाम में ज़रूरतमंद लोगों को बच्चा बेच दिया करती थी, खास करके अमीरों को जिनको अपनी संपत्ति के लिए बेबी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनसे बच्चों की काफ़ी अच्छी कीमत भी मिलती है। इमाकुमा के पास में अल्बीना नाम की एक लड़की आती है जो कि उसका हर काम करती है, और एक नेस्काटोवा नाम की लड़की है जिसे किसी ने नहीं खरीदा था क्योंकि उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, तो वो भी इमाकुमा के साथ ही रहा करती है। अब अगले दिन नेस्का इमाकुमा की बताई जगह पर अपने बच्चे को लेकर उससे मिलने जाती है। अल्बिनो भी वहीं पर मौजूद थी और नेस्का को देखकर ही इमाकुमा को समझ आ जाता है कि वो नशे की लत में है। वो नेस्का को कुछ पैसे देती है और नेस्का अपने बेबी को इमाकुमा को सौंप देती है। अपने बेबी को दूसरों के हाथों में देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और बेबी भी अपनी माँ से अलग होकर काफ़ी ज़्यादा रोता है। बेबी के रोने की आवाज़ से नेस्का का दिल भी रो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह लौट आती है और उन्हीं पैसों से ड्रग खरीदने जाती है। वो उन पैसों से घर का रेंट भरती है और कभी कभी बेले करके वो खुश रहने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अकेलापन महसूस हो रहा था। बेबी से उससे पहले परेशानी होती थी, लेकिन अब बेबी की ही आवाज़ सुनने के लिए वो तरस रही थी। उसके घर की एक एक चीज़ में उसे बेबी की याद आ रही थी और फाइनली उसे अपनी माँ की ममता महसूस होती है, लेकिन उसे इमाकुमा का नंबर याद नहीं था। बचे हुए पैसे लेकर वो फिर से उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने बेबी को इमाकुमा को सौंपा था, लेकिन उसे उस जगह पर कोई नहीं दिखता है। वो आगे बढ़ती है और वहीं पर एक जगह पर बैठ जाती है और अपने बेबी को याद करती है। फिर वो पास की ही नदी में जाकर अपनी जान लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन बेबी के बारे में सोचकर वो पानी से वापस निकल आती है। उसे एक बास्केट दिखता है जो कि इमाकुमा का था और उसे पता चल जाता है कि इमाकुमा का घर आसपास ही है। वो उन सारी जगहों को ढूंढने लगती है और उसे साइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ का पीछा करके वो एक घर तक पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे अल्बिना दिखाई देती है। नेस्का उसका पीछा करती है और कुछ ही देर के बाद जंगलों से घिरा हुआ उसे एक घर नजर आता है। वो उस घर के पास जाती है और नेस्का दरवाजे पर नॉक करने ही वाली थी, तभी उसे अंदर से अल्बिना के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो चुप हो जाती है। वो देखती है कि इमाकुमा किसी बात से अल्बिना को मार रही है और ये देखकर नेस्का शॉक्ड थी। उसे अपने बच्चे की और ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। कुछ देर के बाद खिड़की में देखने पर उसे अपना बेबी नजर आता है, लेकिन इमाकुमा की वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। वो छुपकर ही सभी को नोटिस करने लगती है। इमाकुमा को भी पता चल चुका था कि नेस्का उसे छुपकर देख रही है। देर रात को फिर वो घर में एंटर करके बेबी को ढूंढने लगती है। उसे अपना बेबी मिल भी जाता है और वो बेबी को गोद में लेकर दूध पिलाने लगती है। फिर वो बाकी सभी को सोता हुआ देखकर उस बेबी को लेकर बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसके हाथ से एक चीज़ गिर जाती है और उसकी आवाज़ से वे सभी नींद से उठ गए थे। वो बेबी को वापस पहले की जगह पर रखकर एक बेड के नीचे छुप जाती है और सुबह भी वो वहीं पर छुपी हुई थी।
वो देखते हैं कि उसका बेबी किसी और के हाथ से दूध नहीं पी रहा है। नेस्का टोआ को अल्बिना अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। उसके मन मुताबिक ही उसे सभी चीज़ें दी जाती थी। इमाकुमा जब सो रही थी तो नेस्का अपने बेड से निकलकर अपने बेबी के पास आती है और उसके बेबी के रोने की आवाज़ से इमाकुमा जागने ही वाली थी, लेकिन बाहर अल्बिना की आवाज़ सुनकर वो बाहर चली जाती है। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर नेस्का बेबी को पहले की जगह पर छोड़कर फिर से छुप जाती है। नेस्का को भी पता था कि 2 दिन में इमाकुमा उसके बेबी को किसी और को डिलीवर कर देगी, और इधर अल्बिनो के बार बार कोशिश करने पर भी बेबी उसके हाथ से दूध नहीं पी रहा था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन इमाकुमा के डर से वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद में नेस्का अपने बेबी के पास में आती है, लेकिन गलती से बेबी की चीज़ उससे वहीं गिर जाती है। उसकी तरफ कोई आ रहा था तो वो उस चीज़ को उठा नहीं पाती है और वो सीढ़ियों से ऊपर के रूम की तरफ जाती है, लेकिन उसके पीछे कोई आ रहा था और वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो एक दीवार के पीछे छुप जाती है। कुछ देर के बाद में वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और वो नीचे आकर छुप जाती है। वो देखती है कि नेस्का टोआ उसके बेबी को गोद में उठा रही थी। वो नेस्का की तरफ कुछ समय ऐसे देख रही थी जैसे वो जानती हो कि नेस्का कहाँ पर छुपी है, लेकिन कुछ ही देर में वो वहाँ से चली जाती है। बाकी सब जब खाना खा रहे थे तो वो बेबी को उठाकर दूसरे रूम में लाती है और वहाँ से खिड़की से वो भागने वाली थी, लेकिन एक मकड़ी से डर के वो निकल नहीं पाती है और वापस रूम में ही गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज़ बाहर बाकी सभी लोगों को सुनाई देती है, तो नेस्का बेबी को पहले की जगह पर छोड़कर फिर से छुप जाती है। अल्बिना भी वहीं पर चेक करने आई थी, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है, तो वो चली जाती है। भूखी प्यासी नेस्का अपने बच्चे के लिए उसी जगह पर रुकी हुई थी और उसे बार बार उल्टियाँ भी आ रही थी। वो देखते कि इमाकुमा किसी के फ़ोन कॉल से बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज ही उसके बेबी की डिलीवरी करने का समय था। प्यास की वजह से नेस्का पास ही के एक रूम में जाकर शराब पी लेती है और अल्बिना को आता देखकर दूसरे रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद में इमाकुमा नेस्का के बेबी को वापस घर ले आई थी, क्योंकि शायद उसका बेबी बिका नहीं था। अब फिर वो तीनों रेडी होकर एक कब्रिस्तान में जाते हैं, जहाँ पर इमाकुमा के रियल बेटे की कब्र थी। घर पर इस समय कोई नहीं था और भागने का अच्छा मौका था नेस्का के पास में। वो बच्चे को लेकर बाहर जा ही रही थी और तभी वो नोटिस करती है कि वो बेबी उसका नहीं है, तो इसीलिए वो उनके आने से पहले बच्चों को पहले की जगह पर रखकर छुप जाती है। अपनी सेफ्टी के लिए वो एक चाकू भी अपने साथ में रखकर लाती है और दूसरे रूम में अपने बेबी को ढूंढती है। उसे बाहर जाने का एक दूसरा रास्ता भी मिल चुका था और तभी नेस्का को अपना बेबी एक बॉक्स के अंदर मिलता है, लेकिन उसका बेबी मर चुका था। क्लाइंट ने बेबी को नहीं खरीदा था और इसीलिए उन लोगों ने बेबी को बर्फ में डालकर बॉक्स में बंद कर दिया था। नेस्का अपने बेबी की मौत से बहुत रोती है और उस घर से निकलकर वापस जाने लगती है। रास्ते में उसे अल्बिना दिखाई देती है, जो कि क्लाइंट से बातें करने आई थी। उन सब चीज़ों को इग्नोर करके नेस्का बस में बैठकर वापस आने लगती है, लेकिन उसे अपने बेबी की याद आ रही थी। उसने कभी भी अपना दूध अपने बेबी को नहीं पिलाया था और इसी बात से वो और भी ज़्यादा तड़प रही थी। वो आधे रास्ते में ही बस से उतर जाती है। वो वापस उसी घर की तरफ आती है और वो घर के अंदर घुस जाती है। किचन से वो कुछ फ्रूट्स चुरा लेती है, लेकिन यहाँ पर इमाकुमा को घर पर किसी के होने का एहसास हो रहा था, तो वो चाकू लेकर उसी रूम में जाती है। लेकिन तब नेस्का एक अलमारी के पीछे छुपी हुई थी, जहाँ पर उसे कील चुभती है, लेकिन वो उस दर्द को सहन लेकर चुप रहती है। फिर किसी की नज़र न आने पर इमाकुमा भी वहाँ से चली गई थी। अब दूसरा बच्चा भूख की वजह से बहुत रो रहा था। नेस्का भी तो एक माँ ही थी, वो उस बेबी को अपना दूध पिलाने लगती है। नेस्का को भी ममता का असल मतलब अब समझ में आया था और अब वो उस बेबी को उनके हाथों मरने नहीं दे सकती थी, तो इसीलिए वो बेबी को बांधने वाली रस्सियों को काटने लगती है। फिर वो अपने बेबी की आखिरी निशानी ढूंढ ही रही थी कि तभी वहाँ पर नेस्का टोआ आती है, जिसके पास में उसके बेबी की आखिरी निशानी थी। वो नेस्का टोआ से रिक्वेस्ट करती है कि वो इमाकुमा से कुछ न कहे और अचानक नेस्का टोआ का फर्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा शॉक्ड में थी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर नेस्का वहाँ से दूसरा बेबी उठाकर एक रूम की खिड़की से जंप लगा देती है। अगर वो उस दिन सही समय पर अपने बेबी को लेकर वहाँ से भाग जाती तो आज उसका बेबी भी जिंदा होता। उस बेबी को उठाकर वो भागी रही थी, लेकिन उसी समय इमाकुमा उसे गोली मार देती है और गोली उसके पैर में जा लगती है। इमाकुमा उसके पास में आकर उसे बुरी तरह से मारने लगती है और उसे खींचकर रूम के अंदर लेकर आती है, लेकिन सही समय पर एक चूहे से इमाकुमा डर जाती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर नेस्का उसकी गन उठाकर यहाँ वहाँ शूट करने लगती है। इमाकुमा मरने का नाटक करती है और नेस्का के उसके पास जाते ही वो एक कांच के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है।
फिर नेस्का टोआ एक कैंची लेकर उसी के पास आती है, लेकिन तब तक गन अपने हाथ में लेकर नेस्का दोनों को कंट्रोल कर चुकी थी। फिर वो अपने बच्चे की निशानी नेस्का टोआ से लेकर वो उस दूसरे बच्चे को लेकर वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन दूर से अल्बिना की साइकिल की आवाज़ वो सुन लेती है और फिर भी वो बेबी को लेकर भागती है, क्योंकि उसे पता था कि अल्बिना से नेस्का बचकर कहीं नहीं निकल सकती है। रास्ते में अल्बिना उसे मिलती है और वो गन दिखाकर उसकी साइकिल लेकर अपने रास्ते जाने लगती है। अल्बिना फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और गोली की चोट की वजह से वो अपनी साइकिल को तेज नहीं चला पा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करने के बाद भी वहाँ से भागकर वो उस बच्चे को छुपाकर अल्बिना को मारने के लिए छुप जाती है। लेकिन वापस आकर उसे बेबी उस जगह पर नहीं मिलता है और बहुत ढूंढने के बाद बेबी उसे एक झूले में मिलता है, जिसको अल्बिना ने ही वहीं पर रखा हुआ था। नेस्का उसके पास आती है और उसी समय पीछे से आकर अल्बिना उसके सर पर वार करती है और एक गोली भी उसे मारती है, जो कि उसके कान के पास से छूकर निकलती है। अब घर में गोली भी नहीं थी तो नेस्का अल्बिना पर हमला करती है और दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। नेस्का अल्बिना को मारने वाली थी, लेकिन अल्बिना अपनी जान की भीख उससे मांग रही थी। नेस्का उसे छोड़कर बेबी को गले लगाकर थकान की वजह से वहीं पर गिर जाती है और कुछ समय के बाद में एक घोड़ा वहाँ पर आता है। उस घोड़े पर बैठकर नेस्का उस बेबी को अपने साथ में लेकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। इस मूवी में एक माँ की ममता को दिखाया गया है। नेस्का भले ही एक ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। माँ की ममता का एहसास होने के बाद में नेस्का को ज़रा भी अपने ड्रग की याद नहीं आई, मतलब कि बेबी की चिंता और प्यार से वो अपने ड्रग एडिक्शन को भूल गई थी। अपने खुद के बच्चे की मौत के बाद में उसने दूसरे बच्चे को अपना लिया। असल माँ वही होती है जो कि खून के रिश्तों में फ़र्क न करके हर बेबी के लिए खुद को माँ समझे, और इसीलिए मूवी के एंड में खुद का बेबी न होने के बाद भी नेस्का के फेस पर एक मुस्कान थी।